कुमार, अजीत, अनुराधा, पारुल, आमिर, शिवम, उसके बाद में तरुण, प्रतिभा, मनोज, लवकुश, ऋषिराज, अभय, फिरोज, अर्चना, सूरज, अटल, रवि, विकास, साक्षी, खुशबू, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आप जानते हैं कि बेटा आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य साम्राज्य। क्या चल रहा है? मौर्य साम्राज्य बच्चे आपका टॉपिक चल रहा है, आप जानते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम पढ़ रहे थे सम्राट अशोक के बारे में, जो मैंने बताया था कि 269 बीसी से लेकर और 232 बीसी तक आपका इसका कार्यकाल रहेगा। किसका? अशोक का। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ठीक है? कल की क्लास में आपको मैंने बताया था। जब हम अशोक की बात करते हैं तो मैंने बताया था अशोक के पिता का नाम, अशोक की माता का नाम और अशोक के पितामह, क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। पितामह मतलब बेटा जी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए स्पेशली इसको मेंशन कर रही हूँ। पिता थे आपके बिंदुसार इनके अशोक के, माता का नाम था शुभद्रांगी और पितामह थे बेटा जी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी थे, ठीक है? इतनी बात हमने कल की क्लास में इनके बारे में की थी। अब जो सम्राट अशोक है, ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो अशोक के अगर मैं बात करती हूं तो अशोक ने क्या किया था बेटा? अशोक ने अपनी जनता को संदेश दिया था अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेख क्या होते हैं ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि अभिलेख जो होते हैं वो आपके पत्थर पर, तांबे पर, लोहे पर, किसी पर भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन जो शिलालेख होते हैं, शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो शिलालेख केवल पत्थरों पर लिखे जाते हैं, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि अशोक के ऐसे अभिलेख जिनमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। ब्रिजेश जी कल गलती से लिख दिया था, उसको मैंने करेक्शन करवा दिया था तुरंत ही। कल की पीडीएफ देखना और कल की क्लास एंड तक देखना, उसमें मैंने तुरंत उसको कट किया था, मतलब हटा दिया था और करेक्शन कर दिया था। गलती से लिख दिया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ब्रिजेश? आगे आइए सॉरी। अशोक के ऐसे अभिलेख, अशोक के ऐसे अभिलेख जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है, जिनमें अशोक को अशोक कहा गया है, मतलब ऐसे कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं जहां पर अशोक का नाम लिखा गया है? तो बेटा जी वो 4 इंस्क्रिप्शंस हैं, 4 अभिलेख हैं। पहला अभिलेख लिखना बेटा जी आपका क्या कहते हैं? गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गुर्जरा अभिलेख पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है? एक लिखिएगा यहां पर। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका मास्की। ये कहां पर है मास्की अभिलेख? तो ये मैम कर्नाटक में है। मास्की गुर्जरा। एक है बेटा जी नेतूर। नेतूर कहां पर पड़ता है मैम? ये भी कर्नाटक में है। और एक है बेटा जी उड़ेगोलम। एक है बेटा जी उड़ेगोलम, ये कहां पर पड़ता है? तो ये भी मैम कर्नाटक में। ये 4 ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक लिख गया है। क्या लिख गया है? जिसमें अशोक का नाम अशोक लिख गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये 4 इंस्क्रिप्शंस हैं। इनकी लोकेशन क्या है कि मैम जैसे गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, मास्की कर्नाटक में है, नेतूर कर्नाटक में है और उड़ेगोलम कर्नाटक में है।
तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये वो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अशोक के अन्य नाम क्या थे, है ना। अशोक के अन्य नाम, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अशोक तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता था। अशोक के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ अशोका, तो आपने सुना होगा कि इसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय कहा गया, प्रियदर्शी कहा गया। आप कहोगे मैम इसने तो बहुत गलत काम किए थे, फिर भी इसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी इस तरह के नाम कहे गए। इसीलिए कहे गए क्योंकि बेटा अशोक ने अपने शुरुआती वर्षों में तो जरूर गलत काम किए थे, लेकिन उसने अपने कह सकते हैं आने वाले जीवन में जो उसके बहुत अच्छे काम रहे, जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि देवनाम प्रिय, देवों में जो प्रिय राजा होता है वो अशोक है, प्रियदर्शी है, सबको प्यारा है। ये सब क्यों नाम दिए गए, क्योंकि इसने प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी इसलिए कहा गया मैम क्योंकि इसने शुरुआत में भले ही बुरे काम किए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने इतने अच्छे काम किए कि जनता ने उनसे इन नामों से बुलाया। उसके बाद बेटा जी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि भाई इसे अशोक, जो अशोक है इसको क्या कहा गया है, इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है, लिखना अशोक वर्धन, इसे पुराणों में कहा गया है। किस में कहा गया है, अशोक वर्धन मैम, इसे पुराणों में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अशोक वर्धन इसे कहाँ कहा गया है, तो मैम पुराणों में कहा गया है, इसे अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आगे की तरफ चलेंगे और हम कुछ और अभिलेखों की बात करेंगे। जैसे एक आता है आपका भाब्रू अभिलेख जो राजस्थान में मिलता है, तो उसमें क्या बात लिखी गई है, फिर अशोक ने अभिलेख लिखवाए, अशोक ने अपनी जनता को संदेश देने के लिए इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया है। तो वो जो इंस्क्रिप्शंस थे उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, ठीक है। और इसके इंस्क्रिप्शंस की भाषा से कई बार क्वेश्चन, जैसे यूपी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अशोक की जो अभिलेखों की भाषा थी वो क्या थी, निम्नलिखित में से क्या थी। तो आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, या क्या नहीं थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये इसके बारे में था। फटाफट आप इतना नोट कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। फटाफट इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें फटाफट से। मोनिस्टर अजय कह रहे हैं संस्कृत थी, संस्कृत नहीं थी बेटा। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक स्तंभ, एक अभिलेख के बारे में बात की, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। तो ये जो भाब्रू अभिलेख है, सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखिएगा राजस्थान में। कहां पर है ये अभिलेख, राजस्थान में। और इस अभिलेख में क्या कहा गया है, तो इस अभिलेख में लिखना अशोक ने स्वयं को, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट बताया है, सम्राट बताया है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर। सम्राट होता है बेटा जी राजाओं का भी राजा, सम्राट होता है बच्चे राजाओं का भी राजा, ठीक है। तो इसने अपने आप को क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया है। अब अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो बेटा जी एक तो लिखना भारत में क्या थी, पाकिस्तान में इसके कुछ अभिलेख मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं, और बेटा जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया माइनर,
जिसे आज आप तुर्की कहते हैं, एशिया माइनर या फिर तुर्की। तो यहाँ इसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। जैसे प्यारे बच्चे, अगर मैं भारत में बात करूं तो इसे ब्राह्मी भाषा, भाषा की जगह लिखना बेटा जी लिपि। अशोक के अभिलेखों की लिपि, लिपि होता है बेटा स्क्रिप्ट, यानी किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। तो यहाँ मिली है ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा, और भाषा कौन सी है भारत में? प्राकृत भाषा। तो ब्राह्मी लिपि आप ध्यान रखेंगे भारत में। पाकिस्तान में मिली है बेटा जी आपकी खरोष्टी, खरोष्टी लिपि यहां पर देखने के लिए मिलती है। और बेटा जी लिपि का मतलब है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है मानसेहरा पाकिस्तान में, और एक बेटा जी शहबाज गढ़ी, एक है बेटा जी शहबाज गढ़ी, ठीक है, शहबाज गढ़ी। तो ये मिलते हैं। अफगानिस्तान में बेटा जी अरामाइक लिपि, अरामाइक लिपि। और यहां पर मिली है बेटा जी, चाहे आप कह लो ग्रीक या आप कह लो यूनानी लिपि, बात एक ही है। तो ये इसके अभिलेखों की भाषा है, ये इसके अभिलेखों की भाषा है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि हम इसके अभिलेखों के बारे में इतने समय से बात कर रहे हैं, हम इतने समय से ये जान रहे हैं कि अशोक पहला वो शासक हुआ जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संदेश दिए, यानी जनता तक संदेश पहुंचाए। लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो अभिलेख हैं, इन पे ऐसी तो कोई भाषा मैम हमें दिख नहीं रही है जिसको आराम से कोई भी व्यक्ति पढ़ सके। तो ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख आपके जो हैं, इनको किसने खोजा और इनको किसने पढ़ा? क्या खोजने वाला व्यक्ति या फिर इनको पढ़ने वाला व्यक्ति सेम था? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि भाई अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। और अभिलेख जब हम बात करेंगे तो पहले तो इनकी खोज किसने की थी? तो इनको खोजा बेटा जी टी फैनथेलर ने, टी फैनथेलर ने इनको खोजा, ठीक है, टी फैनथेलर। और कब खोजा था? तो आप कहेंगे 1750 में, 1750 में, ठीक है। फिर इसके अभिलेखों को जिसने पढ़ा था बेटा जी 1837 में, और पढ़ने वाले थे आपके जेम्स प्रिंसिप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जेम्स प्रिंसिप, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। और अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा? तो मैम टी फैनथेलर ने। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर में यूपी में क्वेश्चन आया है कलिंग युद्ध से, क्योंकि यही वो कलिंग युद्ध होगा जिसके बाद अशोक जो है वो अपनी युद्ध की नीति को त्याग देगा और वो एक शांति की नीति की तरफ चल पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने जीवन में युद्ध कभी न करने की शपथ लेगा, और उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको भी अभिलेखों के माध्यम से क्या कहेगा? उनको भी अभिलेखों के माध्यम से संदेश देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं बच्चे, नोट कर लिया है आपने? बताइए फटाफट। बताइए जल्दी से। ओके, आगे चलिए। अब आप एक हेडिंग देंगे बहुत प्यारी सी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ये हुआ था बेटा जी 261 BC।
कब हुआ था? 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद? लिखना, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक जब ये राजा बना उसके कोरोनेशन कहते हैं इंग्लिश में। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष क्या हुआ था? कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। बेटा जी कलिंग मैम कहां पर पड़ता है? तो कलिंग बेटा जी वर्तमान उड़ीसा को कहते हैं। वर्तमान में कलिंग को क्या कहते हैं? तो वर्तमान में मैम उड़ीसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कलिंग युद्ध जब हुआ था तो कलिंग का राजा कौन था? कलिंग की राजधानी क्या थी? और कलिंग का युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं प्यारे बच्चे, कि आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आखिर कलिंग युद्ध क्यों हुआ था। तो भाई युद्ध तब होता था जब कोई राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, यानी अशोक जो है वो कलिंग को जीतना चाहता था, और जब उसे जीतना है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस समय जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया है तो यहाँ पे कलिंग का राजा है पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। कलिंग की राजधानी हुआ करती थी बेटा जी तोसली, और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था दया नदी के किनारे। कहां पर हुआ था? दया नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और ये वही युद्ध होगा जब अशोक यहाँ पे युद्ध की नीति को पूरी तरीके से त्याग देगा। तो कलिंग युद्ध कहां पर हुआ था? दया नदी के किनारे। लिखना, इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है, 1 लाख लोग मारे गए। कहा जाता है कि इतना भयंकर युद्ध था कि इसमें ब्लड ऐसे बह रहा था जैसे पानी बहता है। और कहा जाता है प्यारे बच्चे कि आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब कलिंग युद्ध हो रहा था तो कलिंग युद्ध से पहले ही अशोक के जीवन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निग्रोध। और निग्रोध कौन है? तो अशोक का भतीजा है, और वो डेली अशोक से बौद्ध धर्म को लेकर बातें करता है। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म कहता है अहिंसा के मार्ग पर चलो। बौद्ध धर्म कहता है जीव हत्या करना पाप है। बौद्ध धर्म कहता है जीव जंतुओं को मारना पाप है। तो निग्रोध डेली अशोक से बातें कर रहा है, डेली उसको बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा है, डेली उसको उपदेश दे रहा है। तो अशोक का जब ये कलिंग युद्ध चल रहा है तो उससे पहले अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव प्यारे बच्चे पड़ चुका है। और जब हम डेली किसी से अच्छी बातें करते हैं तो कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। जब कलिंग युद्ध हुआ और इतने लोगों की हत्या हुई तो अशोक को अंदर से घृणा हुई कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे अशोक क्या करेगा कि जब उसने देखा कि इतने लोग मर रहे हैं, हर परिवार ने अपने एक व्यक्ति को खो दिया है, लोग दुखी हो रहे हैं, बहुत से लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इन सब चीजों को देखकर ऐसा नहीं था कि एक दिन में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक पर धीरे धीरे अपने भतीजे की बातों का प्रभाव हो रहा था, और जब वो प्रभाव हो रहा था और उसी बीच ये कलिंग युद्ध हुआ तब अशोक को ये रियलाइज हुआ कि अगर हमें किसी भी चीज को जीतना है तो हमें उसको प्यार से जीतना चाहिए, हमें युद्ध के माध्यम से किसी भी चीज को नहीं जीतना चाहिए। तो यही वो कलिंग युद्ध होगा प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कलिंग युद्ध के बाद में ही आपका जो अशोक है, अशोक ने क्या किया देखना यहां पर। अब एक हेडिंग डालना, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया? तो सबसे पहले लिखना कि मैम कलिंग युद्ध के बाद इसने भेरी घोष की नीति, क्या बोलते हैं? भेरी घोष की नीति। अब मैम ये कैसी नीति होती है? तो बेटा अगर मैं इसे सिंपल भाषा में लिखूं तो इसे कहते हैं युद्ध की नीति।
यानी युद्ध करो और जो जीतना है उसको जीत लो। तो भेरी घोष की नीति या युद्ध की नीति को इसने क्या कर दिया था मैम, इसको इसने त्याग दिया। कलिंग युद्ध के बाद इसने एक शपथ ले ली कि मैं कभी भी अब युद्ध नहीं करूंगा, अगर मुझे कुछ भी जीतना है तो मैं प्यार से जीतूंगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसने और क्या किया मैम, इसने धम्म की नीति, ये क्या होती है धम्म की नीति, ये होती है बेटा जी शांति की नीति। ठीक है, धम्म की नीति यानी कि शांति की नीति। और इस शांति की नीति या धम्म की नीति को इसने क्या किया, इसको मैम इसने अपनाया। इसने अपनाया और केवल खुद ही नहीं अपनाया बल्कि इसके जो उत्तराधिकारी रहेंगे, मतलब इसके बाद जो शासक बने, उन सब को इसने संदेश दिया कि आपको युद्ध नहीं करना है। यानी इसने क्या किया, अपना एक शांति का धम्म स्थापित किया और उसमें जनता को, शासकों को ये संदेश दिए कि भैया मेरी बात को ध्यान से सुनो, युद्ध मत करो, जीव हत्या मत करो, हिंसा मत करो। ये सब प्यारे बच्चे इसने क्या किया है, आप कहोगे कि मैम इन सब का इसने संदेश अपने अभिलेखों में दिया है। और इसने अपने अभिलेख इसीलिए लिखवाए ताकि लोग जो हैं क्या कर सके, लोग जो है मैम अगर हम बात करें तो लोग अपनी जो मतलब उसके जो संदेश हैं उनको अभिलेखों पे लिखवाने का था इसका मकसद कि इन्हें लोग लंबे समय तक पढ़ सकें। तभी इसने अपने अभिलेखों को पत्थरों पर, आपके लोहे पर, तांबे पर, इन पर लिखवाया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद ही अशोक को महान शासक, प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, इस तरीके के नाम दिए गए क्योंकि उसने अपने जीवन में इसके बाद बहुत ही अच्छे काम किए थे। ठीक है, आगे लिखिएगा। इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद और क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद ही इसने क्या किया था मैम, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया किसने, तो आप कहोगे मैम अशोक ने। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन किससे ली थी, तो वो ली थी बेटा जी बौद्ध धर्म की प्रेरणा इसने ली थी अपने भतीजे निग्रोध से। प्रेरणा किससे ली थी, प्रेरणा ली थी निग्रोध से। और निग्रोध कौन था, तो आप कहेंगे अशोक का भतीजा। अशोक का भतीजा था ये निग्रोध, इससे इसने ली थी प्रेरणा। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो ये ली थी बेटा जी उपगुप्त से। किससे ली थी बच्चे, आप कहोगे मैम उपगुप्त से। उपगुप्त से। उपगुप्त कौन थे, तो उपगुप्त थे एक बौद्ध भिक्षु। उपगुप्त कौन थे, बौद्ध भिक्षु। तो इनसे ली थी इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा और इंस्पिरेशन ली थी प्यारे बच्चे, आपको ध्यान रखना है। किससे, तो मैम अपने भतीजे निग्रोध से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अशोक एक ऐसा शासक हुआ कि जब इसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इस धर्म को अपनाने के बाद इसने किया बौद्ध धर्म का विदेशों तक प्रचार प्रसार। विदेशों तक इस बौद्ध धर्म को इसने पहुंचाया। जैसे इसके लिए उसने अपने बच्चों को भी भेजा, जिसमें एक का नाम है आपका, इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा और बेटे का नाम है महेंद्र। तो अपने बेटे और बेटी को भी भेजा कि जाओ और वहां पे जाकर क्या करके आओ, तो आप कहोगे मैम वहां पे जाकर आप जो है, इसने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मतलब यहाँ सुबह सुबह लाइव क्लास लो और तुम्हें अपना नाम दिलवाना है, इसलिए मैम ये रिकॉर्डेड क्लास है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें बोल ही चुकी हूँ कि ये जो ट्रिक्स तुम अपनाते हो है ना, ये ट्रिक्स जो तुम अपनाते हो कि मैम हमारा नाम ले दें, हम ऐसा लिखेंगे तो मैम जरूर ले लेंगे, ये सारी क्लासेस में होता है। हमें इसकी आदत हो चुकी है। फटाफट नोट करें ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। फटाफट
ठीक है, आगे चल सकते हैं, चलो। मैम कलिंग युद्ध किसने जीता था? बेटा अशोक ने जीता था, अशोक ने जीता था बेटा जी, अशोक ने। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है अशोक का वंश क्या था, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए क्लास में, तभी पता चलेगा कि क्लास में आपका कितना फोकस है ना। कोई पूछ रहा है मैम बीसी क्या होता है, कोई पूछ रहा है अभिलेख क्या होता है, कोई पूछ रहा है कि मैम अशोक किस वंश से था, कोई कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। बहुत बढ़िया, शानदार। पता चल रहा है कि ऐसे बच्चे कितना यहाँ पर पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध प्यारे बच्चे अशोक ने जीता था। ठीक है, आगे देखिए। अब अशोक ने लिखना, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक करवाया, विदेशों तक करवाया। सही जा रहे हो तुम लोग एकदम, ठीक है, विदेशों तक करवाया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या किया, श्रीलंका, श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा, और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, आगे आइए यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे तक्षशिला में, तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहां पर इसने मनझांतिक को भेजा। मनझांतिक, किसको भेजा, मनझांतिक। और बेटा अगर हम बात करते हैं हिमालयी क्षेत्र में तो इसने मंजिम को भेजा। मंजिम, मंजिम को भेजा। ठीक है, क्लियर, आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने कराया था। शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया था। शिलालेख या अभिलेख, प्रारंभ अशोक ने करवाया था। ठीक है, इनके द्वारा इसने क्यों करवाया था ये, ताकि जनता तक संदेश पहुंच सके। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तो अशोक ने क्या किया था, तो अशोक के, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करती हूं तो अशोक के शिलालेख कितने थे। अशोक के शिलालेख थे बेटा जी 14। शिलालेख और अभिलेख में अंतर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। शिलालेख मतलब 14, और अशोक के थे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख बेटा जी जो कि पिलर पर लिखे जाते हैं। ये पिलर लोहे का भी हो सकता है, ये पिलर पत्थर का भी हो सकता है, और बेटा जी गुहा लेख जो गुफाओं में लिखवाए जाते हैं। ये थे बच्चे इसके 3, ये थे बेटा जी इसके 3। ठीक है, ये थे 3, और आप यहाँ पे अभिलेख हटा देना क्योंकि अभिलेख किसी पर भी लिखवाए जा सकते हैं। तो शिलालेखों का प्रारंभ किसने कराया था, अशोक ने। तो वो 14 शिलालेख कौन से थे ये हम देखेंगे यहाँ पर।
प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो शिलालेख केवल पत्थरों पर लिखवाए जाते हैं, जबकि अभिलेख या स्तंभ लेख आपके तांबे पर भी हो सकते हैं, पत्थर पर भी हो सकते हैं और लोहे पर भी हो सकते हैं। वेरी गुड मैम, शिलालेख पत्थर पर लिखा जाता है, शाबाश। तो अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अशोक के कितने शिलालेख थे? 14। कितने स्तंभ लेख थे? 7। कितने गुहा लेख थे? गुहा कहते हैं गुफा को, केव को, जो कि आपके गुफाओं के अंदर भी इसने पत्थरों पर क्या लिखवाए थे? संदेश लिखवाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। राकेश जी, अभी हम बात करेंगे, अभी अभिलेखों के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब मैं आपको बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो अशोक है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम लिखेंगे कि अशोक के जो 14 शिलालेख थे उनमें इंपॉर्टेंट केवल हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख। तो जो केवल इंपॉर्टेंट हैं हम केवल उनको पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेख। तो बेटा जी, अगर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में, अशोक का प्रथम शिलालेख, तो इसमें अशोक ने क्या कहा है कि भैया पशु बलि की निंदा की है, कि आपको पशुओं को नहीं मारना चाहिए। क्या किया इसने? पशु बलि की निंदा की है। इसने कहा कि भैया अहिंसा के मार्ग पर चलो, और इसमें इसने कहा कि समस्त प्रजा मेरे पुत्र हैं। क्या है? समस्त प्रजा मेरे पुत्र हैं। अशोक का मानना था कि मैं कौन हूं? अपनी प्रजा का पिता हूं, समस्त प्रजा मेरे पुत्र हैं। और एक पिता का और एक माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो अशोक कह रहा है कि मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूं और इन शिलालेखों अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या करना चाहता हूं? तो आप कहोगे कि मैम ये कह रहा है मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं, ठीक है? तो अशोक के शिलालेखों में जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अहिंसा के मार्ग पर क्या किया गया है? तो अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कही है इसने, और कहा है कि जो समस्त प्रजा है वो मेरे सारे पुत्र हैं। मतलब मैं अपनी प्रजा का पिता और ये सब मेरे पुत्र हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने पुत्रों को अच्छी परवरिश दूं, अच्छे संस्कार दूं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिरोज, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बेटा क्लास में, ठीक है? थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग पढ़ा करो। सब बताऊंगी कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। अभी शिलालेख हमने पढ़ना शुरू किया है ना? तो इसी में मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बेटा। अगर तुम्हारा पूरा फोकस कमेंट पे रह गई, जितने बच्चे कमेंट करते हैं वो भी बिना मतलब वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूं, तो वो आप ये समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से उतना ही दूर हो रहे हैं। ये बात कड़वी है पर यही सच्चाई भी है। टॉपिक से आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, फालतू के क्वेश्चन करते रहते हैं जिसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, और ये आपको सिलेक्शन में पीछे खींचेगा। आपकी ये आदत आपको सिलेक्शन में पीछे लेकर आएगी। मैं नाम लेती ही नहीं हूं, आप कितनी कोशिश करिए। आगे चलिए। उसके बाद में दूसरे में इसने बात की है पशु चिकित्सा की, पशु चिकित्सा को लेकर बात की है, ठीक है? पशु चिकित्सा, ठीक है, कि भैया पशुओं को भी चिकित्सा मिलनी चाहिए। और बेटा जी इसमें इसने किया है दक्षिण राज्यों का उल्लेख, दक्षिण राज्यों का उल्लेख इसने किया है। यानी दक्षिण भारत में शासन करने वाले वंश हुआ करते थे, उनके बारे में इसने उल्लेख किया है। जैसे जैसे बेटा जी चोल और आपके चेर और आपके पांडे। बेटा ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी जब मैं आपको दक्षिण भारत के वंश पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप देखेंगे चोल वंश, चेर वंश, पांडे वंश। तो इनका उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख शिलालेख में किया है? तो मैम दूसरे में। और पशु चिकित्सा की बात किस में की है? दूसरे में। अहिंसा की बात किस में की है? पहले में। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, नहीं सुनेंगे तो नहीं होंगी, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अशोक ने बात की है अपने तीसरे शिलालेख में अधिकारी, ऑफिसर्स की बात की है जो अशोक के दरबार में रहते थे। जैसे प्यारे बच्चे, एक होता था रज्जुक, एक होता था युक्तक, एक होता था प्रादेशिक। ये इसके अधिकारी थे इसके दरबार में, रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक,
ठीक है, युक्तक प्रदेशक, तो इन्हें प्रदेशक लिखना है, इसे प्रदेशक। तो यहां पे अशोक ने अपने अधिकारियों को संदेश दिया है। इस शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे जो अधिकारी हैं ये क्या करेंगे कि मेरा जो पूरा साम्राज्य है, जहां तक मेरा साम्राज्य है, मेरा जो पूरा साम्राज्य है, इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष पर भ्रमण करेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष पर भ्रमण करेंगे। क्यों करेंगे भ्रमण, क्यों घूमेंगे, ताकि लोगों को जो समस्याएं हैं वो मुझ तक पहुंच सके। हर 5 साल में इन अधिकारियों का काम होगा कि जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां तक आप जो है घूमोगे, भ्रमण करोगे और लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझ तक लेकर आओगे। तो इसने अपने अधिकारियों का वर्णन किसमें किया है, तीसरे शिलालेख में किया है। प्यारे बच्चे, चौथे शिलालेख में इसने क्या बताया है कि भाई जो भैरी घोष की नीति थी, भैरी घोष की नीति, इसका किया था मैंने त्याग। भैरी घोष की नीति का त्याग कर दिया था और धम्म घोष की नीति अपनाई थी, और धम्म घोष की नीति अपनाई, धम्म घोष की नीति अपनाई। ये किसमें कहा है अशोक ने, तो आप कहोगे चौथे शिलालेख में। और ये कब किया था इसने, कलिंग युद्ध के बाद। और इसका वर्णन किस शिलालेख में किया गया है मैम, चौथे शिलालेख में किया गया है। फिर जो इसका 5वां शिलालेख था बेटा, तो इसमें इसने बात की है धम्म महामात्र, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब आप बोलोगे कि मैम ये धम्म महामात्र कौन होते थे, धम्म महामात्र कौन होते थे, तो बेटा जी जो ये धम्म महामात्र होते थे, इनका काम होता था जगह जगह पर जाकर अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करना। ये क्या करते थे बेटा, तो आप लिख सकते हो कि अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार, अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करना ही मैम इनका काम था। ये घर घर जाते थे और लोगों को अशोक के धम्म के बारे में बताते थे। अशोक का धम्म क्या था, शांति की नीति, अहिंसा के मार्ग पर चलना, जीवों की हत्या ना करना, सभी धर्मों को समान मानना, दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना, अपने धर्म को उच्च मानकर दूसरे धर्म को नीचा करना, ये सब क्या है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि मैम ये सब अशोक का जो कह सकते हैं धम्म था। उसने सारी गलत चीजों के लिए इसमें मना किया है। उसने कहा कि तुम घरों में पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करके तुम सोचते हो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं घरों में तुम जब अपने माता पिता का निरादर करते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, तो उससे ईश्वर कभी खुश नहीं होता है। तो अशोक का धम्म क्या है, अच्छी बातें। कितनी अच्छी बातें, जो अच्छी बातें होती हैं वही अशोक का धम्म है। युद्ध नहीं करना, अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना, सभी धर्मों को समान मानना, किसी धर्म को अपने धर्म को उच्च मानकर दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना, आपस में झगड़ा नहीं करना, जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ना, यही सब अशोक का धम्म है। माता पिता का आदर करना, जीवों की हत्या नहीं करना, ये सब अशोक के धम्म में है। और यही सब किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो इसने आप देख रहे हैं कि अब कितने अच्छे काम किए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे छठे में इसने कहा है आत्मनियंत्रण की बात। छठे में इसने क्या किया है, सेल्फ कंट्रोल की बात कही है, आत्मनियंत्रण करना। छठा इसने क्या कहा है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल करना। और कंट्रोल, आत्मनियंत्रण किस पर करना, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि अगर इसने ये भी कहा कि यदि जन कल्याण की बात हो, इसमें इसने ये भी कहा है कि यदि जन कल्याण की बात हो, जन कल्याण मतलब जनता का कल्याण, यदि जन कल्याण की बात हो तो मेरे अधिकारी, बात हो तो मेरे अधिकारी मुझे किसी भी समय, बात हो तो मेरे अधिकारी मुझे किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, मेरे अधिकारी मुझे किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। अवगत मतलब मुझे बता सकते हैं, मुझे किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। ये किसमें कहा है अशोक ने,
तो आप कहोगे कि मैम ये कहा है अशोक ने अपने शिलालेख में। उसने कहा कि यदि जनता के कल्याण की बात है तो मैं अपने अधिकारियों को यह आदेश देता हूं कि चाहे दिन हो रहा हो चाहे रात, आपको क्या करना है, मुझे संदेश देना है, क्योंकि जनता के कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जनता मेरी संतान है और मैं उनका पिता हूं। ठीक है। उसके बाद बेटा जी आपका 7वां, इसमें अशोक ने धार्मिक समन्वय की बात की है कि सभी धर्मों में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सभी धर्म समान होने चाहिए। और प्यारे बच्चे ध्यान रखना, इसी अभिलेख में बताया गया है कि अशोक ने क्या किया था, 259 BC इसने की थी बौद्ध गया की यात्रा। बताओ बौद्ध गया में क्या हुआ था जो इसने बौद्ध गया की यात्रा की थी, इसी में बताया गया है 259 BC बौद्ध गया की यात्रा। और अगर राज्याभिषेक पूछोगे आप, तो राज्याभिषेक की अगर हम बात करते हैं तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने क्या की थी, बौद्ध गया की यात्रा। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट लिखिएगा आपका 8वां शिलालेख। इसमें बात की है धम्म यात्रा के बारे में, धम्म यात्रा के बारे में। और ये कहाँ की यात्रा है, धम्म यात्रा के बारे में। तो इसने बेटा जी 249 BC, 249 BC इसने की थी लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा। क्यों की थी, क्योंकि मैम यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और प्यारे बच्चे ये किस समय, तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। चाहे आपसे ईयर पूछे या आपसे राज्याभिषेक के वर्ष पूछे, तो आप यहाँ पे दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें अब इंपॉर्टेंट आता है आपका 13वां शिलालेख, जिसमें इसने क्या किया है, अशोक ने इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन कराया है। अशोक ने इसमें क्या किया है, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में डिफाइन किया गया है और कलिंग युद्ध क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। और 14वें शिलालेख में अशोक ने सद्भावना की बात की है, गुडविल की बात की है कि भैया अपने अंदर सद्भावना लेकर आओ। ठीक है, सद्भावना लेकर आओ। अब यहां पे एक बच्चे ने पूछा था रुमिनदेई अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख सबसे पहले तो ये कहां पर है मैम, तो बेटा जी ये पड़ता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में रुमिनदेई अभिलेख। और इसमें यह कहा गया है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी भी कहां पड़ता है, नेपाल में, यात्रा की थी। ठीक है, आपसे मैंने बोला है आपके हर प्रश्न का उत्तर बोर्ड पे होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि समय पेशेंस रखना है। फिर एक मैंने तुम्हें बताया था मास्की अभिलेख, तो ये मास्की मैंने आपको कहां बताया था मैम, ये आपने बताया था हमें मध्य प्रदेश में, जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है। तो ये जो मास्की वाला अभिलेख है मध्य प्रदेश में, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है।
ये अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, अब अभिलेखों की बात हो रही है तो आप एक हेडिंग देंगे, अशोक के अभिलेख। पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्तंभ लेखों की। अशोक के अभिलेख कि भाई कौन कौन से अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं और उनकी लोकेशन क्या है। एग्जाम में सीधा फैक्ट आता है। अब दो तो आप ही बता सकते हो, मैं आपको बता चुकी हूं। मानसेहरा कहां पर है और शहबाजगढ़ी कहां पर है। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। मानसेरा और शहबाजगढ़ी। कालसी कहां पर है, कालसी अभिलेख। उसके बाद में सोपारा कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आते हैं इनसे। और आपका धोली और जोगढ़, धोली और जोगढ़ ये कहां पर है। और उसके बाद में गिरनार कहां पर है। पूछा गया प्रश्न एरागुड़ी कहां पर है। सारनाथ स्तंभ कहां पर है, सारनाथ स्तंभ अभिलेख ये कहां पर है। ये सब इंस्क्रिप्शंस हैं, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। सांची स्तंभ लेख कहां पर है, या सांची स्तंभ लेख कहां है। रुमिनदेई कहां पर है, अभी मैंने बताया आपको। और निगलिवा कहां पर है, ये इनकी लोकेशन पूछी जाती है। निगलिवा कहां पर है। तो बेटा जरा लोकेशन लिखना। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी मैम पाकिस्तान में है, आपने पीछे ही बताया था। ठीक है। कालसी की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है। सोपारा की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। धोली और जोगढ़ की हम बात करते हैं तो मैम ये ओडिशा में है, ओडिशा। गिरनार की बात करते हैं तो गुजरात में है। एरागुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। सारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो मैम ये वाराणसी, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में है, वाराणसी यूपी। सांची की अगर हम बात करते हैं तो ये मैम मध्य प्रदेश में है। और रोमिंदेई और निगलिवा की बात करते हैं तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है, नेपाल के तराई क्षेत्र में ये हमें देखने के लिए मिलता है। ये सब आपके किस में होते हैं बेटा जी, ये सब आप कह सकते हैं कि ये सब मैम हमें इनके लोकेशन और डायरेक्टली फैक्ट आते हैं। अब आपके अशोक के स्तंभ लेख बचते हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख थे उनके बारे में हम बात करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए क्योंकि फिर मैं अब आपको कराऊंगी रिवीजन। एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है, एक मिनट। मास्की मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, मास्की कर्नाटक में है बेटा, इसको करेक्शन कर लेना। मास्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में है, सॉरी बेटा, मैंने यहाँ मध्य प्रदेश, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में, इसको कर्नाटक कर देना। सॉरी बेटा, इसको करेक्ट कर लेना। करेक्ट कर लिया हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर देना। ठीक है, इसको करेक्ट कर दिया हो तो प्लीज इसको ठीक कर देना। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। अनिल बाबूजी लॉन्ग में ही लिखा है, इससे ज्यादा लॉन्ग कितना चाहिए आपको बेटा, पूरी किताब थोड़ी छापनी है। जितने आप पढ़ सकते हैं उतना लिखा जा रहा है बेटा। और अगर आपको और लॉन्ग में लिखना है तो आप क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, आप अपनी भाषा में लिखिए, है ना, आप अपनी भाषा में लिखिए बेटा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। ठीक है, करेक्ट कर लिया है, आगे आइए।
तो ये आपके प्यारे बच्चे यहाँ पर थे। अब एक हेडिंग डाल के छोड़ देना, अशोक के स्तंभ लेख, क्योंकि अब मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, अब मैं आपको कराने वाली हूँ रिवीजन जो आपने पढ़ा है। रिवीजन स्लाइड, रिवीजन स्लाइड। चलिए पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, अशोक का शासनकाल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि कब से कब तक था। अशोक के पिता का नाम, अशोक के पितामह का नाम, जो कि बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक के पितामह का नाम। उसके बाद में अशोक वर्धन, इसे किस में कहा गया है? अशोक वर्धन किस में कहा गया है इसे? उसके बाद में अशोक नाम किन अभिलेखों में है? अशोक नाम इसका किस अभिलेख में है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? किस अभिलेख में? अभिलेख आप खुद देख लेना। अच्छा अभी छोड़ रही हूं। चलो आगे देखो यहां पर। तो बेटा अगर मैं बात करती हूं अशोक का शासनकाल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसके पिता बिंदुसार थे। ये क्वेश्चन आपका पितामह वाला पूछा गया है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक वर्धन इसे किस में कहा गया है? तो मैम इसे पुराणों में कहा गया है। अशोक का नाम किस में है? तो मैम मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम। गुर्जरा, नेतुर और हम कह सकते हैं उड़ेगोलम। ठीक है, उड़ेगोलम। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस में बताया? तो मैम भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में बताया है। फिर मुझे बताइए कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? बताइए कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? वर्ष बताना है। ठीक है, इसमें आपका राजा कौन था और इस युद्ध में कौन जीता, ये आपको बताना है। कलिंग का राजा कौन था ये बताना है, कौन जीता और राज्याभिषेक के कौन से वर्ष हुआ। बेटा आज इतना ही रिवीजन करवाऊंगी, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, कौन से वर्ष। तो आप कहेंगे बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, 261 बीसी में। राजा कौन था कलिंग का? तो मैम राजा था पद्मनाभ। ठीक है, कौन जीता था? ये बच्चा बहुत देर से क्वेश्चन कर रहा था, तो बेटा जी अशोक जीता था। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? तो मैम 8वें वर्ष हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन बता दो कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, आगे मैं बेटा आपको अगली बार से जो है लगभग 950 पे रिवीजन कराना शुरू कर दिया करूंगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन अपने किस शिलालेख में किया है? तो वो आपको मुझे बताना है जल्दी से। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। वेरी गुड मैम, 13वें शिलालेख में।